अच्छा नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जी मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। वो अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि इतनी कम हुई है। अब कितनी कम हुई है ये तो हमें नहीं पता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई कम हुई है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, सियासी मंजरनामा भी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं जिस पर बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत जिसमें आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ एक नई हंगामा खेज़ी दिखाई देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई कम हुई है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, सियासी मंजरनामा भी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं जिस पर बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, जिनकी रिहाइशगाह पर FIA ने छापा मारा और उन पर दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम की दफात शामिल की गई। और उनकी रिहाइशगाह पर जब ये छापा मार के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने मज़ाहिमत की और ये कहा गया कि उस मज़ाहिमत पर उन्होंने फायरिंग भी की और उनके बेटे ने फायरिंग की, जिससे FIA का एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने कहा था कि उनको फौरी तौर पर अदालत जो है उसके सामने पेश किया जाए, तो क्या फिर उनको ATC में पेश किया गया? क्या सूरत हाल रही? नईम असगर से पहले जान लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। नईम से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है और सहाफ़ी मोहसिन बेग कहाँ हैं? ठीक है, नईम अज़हर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं आपको ये बताऊं कि आज सेशन कोर्ट में इसी मुकदमे की समाअत हो रही थी जिसमें इस्तिफ़सार किया अदालत ने कि उनको पेश क्यों नहीं किया गया, मोहसिन बेग को फ़ौरन पेश किया जाए। साथ ही साथ ये बताया जाए कि आपने गिरफ्तारी कब डाली, उसकी जो डेट थी, वो वक्त था, वो क्या था, और उसके बाद दस्तावेज़ात भी पेश किए जाएं। बाद में उनको ATC की अदालत में भी पेश किया गया। लेकिन यहाँ पर दो सवाल है मेरे पास जो कि मैं नज़ीर लगाई साहब से करना चाहूँगी। लगाई साहब, फाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की दरख्वास्त पर FIA ने उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन जो गिरफ्तारी की वो क्यों बगैर वारंट की गई? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो मज़ाहिमत उनकी जानिब से गई है, यानी कि मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से, और जिस तरह स्ट्रेट फायर उनकी जानिब से किए गए, क्या ये ठीक अमल था? पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी हर दौर में किसी न किसी मुसीबत का शिकार रहे हैं और ये जमहूरियत वार कहलाते हैं। जो कुछ मोहसिन बेग साहब ने कहा वो हमने सुना है, और हमने नहीं, इससे पहले मोहसिन बेग साहब के कहने से पहले यही बातें लाखों करोड़ों इंसान TV स्क्रीन पर देख चुके हैं और रेहाम खान की किताब में पढ़ भी चुके हैं। बहुत से लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। ये बात जो है अगर आपको बुरी लगनी थी तो उस वक्त बुरी लगती जब पहले बात ही की जा रही थी। इस पर तो पूरे के पूरे चैनल जो है वो अपने प्रोग्राम कर रहे थे, और इसके बाद जो है ये आपके इस मसले पर जो है रेहाम खान ने एक पूरी बुक लिखी है। वो उस बुक के कंटेंट्स पर हम नहीं जाते, लेकिन आप जब ये बात की जाती है तो फिर अगर आपको चिढ़ना था तो उस वक्त आपको गुस्सा आना चाहिए था। आप क्यों गुस्सा आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब हुकूमत ने सहना बंद कर दिया है। अब तनकीद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब इनके पास तनकीद का कोई जवाब नहीं होता है और इसका स्ट्रेट ये हमला कर देते हैं। अच्छा, फिर ये हमला किया है जिस तरह से FIA ने बेरहमाना ज़ालिमाना ये इक़दाम किया है और जाकर उनके घर पर धावा बोला है। ये आप थ्रेट कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को और पूरी जर्नलिज्म को और पूरी। अच्छा, ये इसके लिए नहीं है। एक हम ऐसे ही एक सतून कहा जाता है कि सहाफ़ी भी एक सतून है और जर्नलिज्म भी एक सतून है। अगर हम सतून हैं तो फिर बाकी सतूनों को भी खतरा है इनसे, इस हुक्मरान टोले से, और ख़ास तौर पर जिसको अभी शाबाशी इतनी बड़ी मिली हुई है कि जनाब जिसकी कारकर्दगी कोई नहीं जानता, वो नंबर 1 वज़ीर हैं, और उसके बाद ये जाकर अपना पर्चे कटवाते हैं और FIA को लेकर चढ़ दौड़ते हैं एक सहाफ़ी पर। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और सहाफ़ी की तरफ से जो कुछ किया गया ये इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि वाकई ऐसा हुआ है और क्या वाकई फायर हुआ है। इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पता चलना चाहिए। कोर्ट ने टाइम फ्रेम मांगा है, जो जब इन्होंने गिरफ्तारी शो की, जो हकीकत हाल है वो सब चीज़ सामने आ जाएगी। और ये FIA के ढगोसले पहले भी बड़े चलते रहे हैं और इनके
जो सरबराह हैं या उनके जो सरबराह रहे हैं माजी में, उन्होंने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ये एक और कारनामा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हकाइक सामने आने चाहिए और हकाइक को सामने लाने में ज़ाहिर हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है कि हुकूमत भी सामने लेकर अदालत भी मांग रही है। पॉइंट टेकन लगारी साहब। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जी मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। वो अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि इतनी कम हुई है। अब कितनी कम हुई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है वो इतनी बढ़ी है कि मैं अपने हाथों को फैला के भी नहीं बता सकती कि इस मुल्क में इन 3.5-4 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। महंगाई इतनी बढ़ी है नाजरीन कि गरीब का 2 वक्त की रोटी खाना कमाना मुश्किल हो गया है। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, रोज़गार पैदा नहीं कर सकी हुकूमत, और जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम IMF की शराइत को पूरा करते करते अब वहाँ पर आके खड़े हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म के पास जब समरी गई ओगरा की कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएँ, चंद दिनों पहले की ही बात है, और तजवीज़ कितने की थी जी? 5 रुपये की थी। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं 5 रुपये तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा, मैं आवाम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता। फिर एक बार फिर समरी गई और वो समरी थी 8 रुपये की, यानी कि 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाया जाए। तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, मैं बढ़ाऊँगा अब 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल। तो जी 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ चुका। पेट्रोल है 159 रुपये 60 पैसे। और फिर ये कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं है। तो आवाम कितना घबरा रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमने तो अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है। 200 को पेट्रोल डाल के 500-600 की दिहाड़ी लगती है हमारी, इसमें क्या बचेगा हमें? ये तो तोहफे मिलते रहेंगे, क्या कहते हैं, अब कम तो हो नहीं सकता। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा किया हुआ है इन्होंने। मैं क्या कहूँगा जी, हम तो वोट दे के भूल गए हैं सर। बहुत सख्ती आ गई, बहुत सख्ती का वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। क्या करें, अभी डलवाना तो पड़ेगा। 100 से अब 160, ये 200, पता नहीं कहाँ पहुँचाएंगे ये लोग। सर आवाम के ऊपर जो है ना ये बम गिराया है इन्होंने। आवाम कुछ भी नहीं कर सकती, आवाम के बस में कुछ भी नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हम तो घबरा नहीं रहे। इंशाल्लाह आइंदा कर हमें इसको भी नहीं घबराना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि यार ऐसे हालत में हम जिंदा रह सकेंगे। बेबसी का आलम है, आवाम बेचारी पिस रही है। सिर्फ गरीब पिसा जा रहा है, जो अमीर था रहे अमीर होते जा रहे हैं। और पता नहीं गवर्नमेंट ने की करना है, ये जी करे 15 दिन बाद फिर कहे 15। बेबसी का आलम है, आवाम जाएं तो कहाँ जाएं, फरियाद करें तो किससे करें, आखिर क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोल 200 रुपये तक जाएगा? ये कहानी हम कब से सुन रहे हैं कि IMF की शराइत को पूरा करना बहुत ही मजबूरी हुकूमत की। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मोहरे माशियात हैं शान सईद साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शान सईद साहब, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम वाकई इतने बेबस हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम ये कहते हैं कि जी हम लीवी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें लीवी भी बढ़ानी पड़ती है, हमें हर 15 दिन बाद इजाफा करना पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतों में, क्योंकि IMF की शराइत को पूरा करना है। क्या वाकई कोई चॉइस नहीं है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल हमारे पास चॉइस नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस सर लेकिन अभी कम हुई है, कल पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, 96 है बैरल फी बैरल। अभी जो है ऑयल प्राइसेस ईयर टू डेट ओवर 20% अप है। और हमने अपने एक न्यूज़लेटर में दिसंबर में कहा था कि ऑयल प्राइसेस इस साल 77 और $107 पर जाएंगी। और अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो आ रही है उसमें लोग बात करें 100, 125 और $140। तो ऑब्वियसली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो हुकूमत पाकिस्तान को भी ऑयल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक आपका सवाल है महंगाई का, वो बड़ा वैलिड है। महंगाई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस वक्त स्टैगफ्लेशन में है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? जब आपके पास अफराते ज़र महंगाई ज़्यादा होती है, आपकी ग्रोथ कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये 52 साल बाद 1970 का जो एरा है वो दोबारा रिपीट हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त 67% जो ममालिक हैं, 130 ममालिक आउट ऑफ 194 वो स्टैगफ्लेशन में, और वहाँ पर किसी फॉर्म में इन्फ्लेशन है। अगर आप देखें, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 1 घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में, यूके में जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% है। तो कहना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, उसका 2 हिस्से हैं।
एक तो 60% ग्लोबल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जो इकोनॉमी में पाकिस्तान में आ रहा है, 40% आपका इम्पैक्ट है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है। हर मुल्क के पास फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन अगर आप देखें 2 साल पहले 28 जनवरी 2020 को जब हमने अपना डिस्काउंट रेट 13.25% तक कर दिया था, वो एक फेल्ड मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली 12 से 15 महीने में आता है। और 2019 और 2020 में जब सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। तो वो एक पॉलिसी एरर जो है वो लोगों को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान में मैं 11 फरवरी को आज टीवी में था, मैंने कह दिया था अगले 2 साल तक में इन्फ्लेशन रहेगा। चले मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आगे अगले साल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत तो ये दावे भी कर रही है 1-2 माह में महंगाई कम हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 5 साल बाद आप देखिएगा, अभी ये 5 साल तो पूरे होने ही वाले, कितना टाइम रह गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा हम ये जानने की कोशिश करते हैं नाजरीन कि क्या मैकेनिज्म होता है ये जब आर्मी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, चाहे वो 96 हो या फिर वो $100 से भी ऊपर चली जाए, तो फिर उसका असर दीगर मार्केटों पे किस तरह पड़ता है, उसका निकलता कैसे है, जो रेशो निकलता है वो कैसे निकलता है। टेक्निकल टर्म्स जानते हैं। डॉक्टर नासिर अब्बास ज़ैती साहब हमें ज्वाइन करें, सेक्रेटरी जनरल हैं OCAC। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर साहब। क्या मैकेनिज्म होता है जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि हमने एक वक्त तो ऐसा भी देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में मनफी पर चली गई थी पेट्रोल की प्राइसेस, हमारे पास तब भी प्राइस ज़्यादा ही थी। तो क्या मैकेनिज्म क्या है, हम किस तरह से लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट को पाकिस्तान में? देखिए, ये आज से नहीं है, 2000 से जो है हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा प्राइसिंग फार्मूला है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के ऊपर बेस के ऊपर चल रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ 70% जरूरियात पेट्रोल की जो हम इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं, 40% डीजल की जो रिक्वायरमेंट है हम इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं। पिछले 70 साल के अंदर हमने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बिल्डअप नहीं किया, जो मतलब हमारी अगर 22 मिलियन की मार्केट है तो नहीं है, टोटल 50% हमें करना पड़ता है। अब जब आप डिपेंड कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि 100 रुपए की चीज खरीद के 50 रुपए की इसको बेची जाए। कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी को, मेरा किसी की पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए जाहिर है कि पैसों की जरूरत होती है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप 100 रुपए की चीज खरीद के 50 के ऊपर बेचें। और ये तो हमें नजर आ रहा था पिछली दफा भी, जब हुकूमत ने 1 फरवरी को कीमत नहीं बढ़ाई थी तो हम हैरान हुए थे कि जी ये किस तरीके से होगा। और ये तो चीज होनी थी जो कि हुई है, और ये एक नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट है। देखें, इसके लिए हम तेल की कीमतें सप्लाई और डिमांड से ज्यादा जियोपॉलिटिकल इवेंट से इस वक्त ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। और इसके अंदर हमारे जो ओपेक के ममालिक हैं, वो ओपेक प्लस, जिसमें रशिया और दूसरे ममालिक हैं, मैक्सिको, 24 मुल्क जो हैं, इस वक्त उनको दुनिया की मदद करने की बजाय हर आदमी अपने नोट बनकर में लगा हुआ है। वो अगर चाहें तो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा सप्लाई देके कीमतों को थोड़ा नीचे ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर आदमी अपने मफाद को देख रहा है। ग्लोबली एक ये इफेक्ट ऐसा आ गया है कि जो किसी की भी हद से बाहर है। अब यहाँ तो मैं पहले भी किसी चैनल पे ये बात कह चुका हूँ कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ये हम पहले सुनते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक इवेंट कहीं होता है। अब यूक्रेन का पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, सही बात है। यूक्रेन का सऊदी अरब से क्या ताल्लुक है, एक इवेंट अगर रशिया और यूक्रेन में टेंशन हो रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को पुश कर रही है। इसमें जो मफाद परस्त लोग होते हैं, रसीकर होते हैं, वो प्राइसेस को जैक कर देते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, जबकि उसका सप्लाई एंड डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हमारी बदकिस्मती है कि 70% हमारी जरूरियात जो है हम इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं। तो या आप सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बता दूं, पिछला साल जो गुजरा है, साल से मेरी मुराद ये जुलाई 20 से लेके और जून 21 तक जो मुल्क में पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट हुआ, उसकी टोटल डॉलर टर्म में वैल्यू $4.81 बिलियन। जुलाई से लेके और दिसंबर तक 6 महीने में हमने $5 बिलियन का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट किया। तो मुझे बताएं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? पूरे 6 महीना भी बाकी है अगले। सही बात है। सितंबर से जो प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई हैं, किसी के काबू में नहीं आ रही है, और जो कोशिश की जा रही है ओपेक को दूसरों को कन्विंस करने की, उनके ऊपर कोई असर नहीं। सर, ये मैं जरा आपसे पूछूंगी भी कि अब अगले चंद माह कैसे होंगे? पेट्रोल प्राइसेस जो बात की जा रही है कि आज अगर 160 पे, तकरीबन 160 पे, तो क्या वाकई 200 तक तो आराम से चली जाएगी? फिर उससे आगे क्या सिचुएशन होगी? आप मेरे साथ ही रहिएगा। लगारी साहब, वाकई हम बेबस होते हैं, हमारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं, कई सालों तक हमारी जो हुकूमतें रहीं, चाहे वो किसी के भी अदवार रहे, हमने कोई अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाई, कि हमने कभी कोई काम ही नहीं किया, कि हमारी पूरी मईशत इम्पोर्ट पे खड़ी है और हम बेबस हैं।
इसलिए कि हमारे मईशत के जो वो हैं बुकरात हैं, वो ये चाहते हैं कि ये कर्ज़ असासी मईशत जो है जिसकी बुनियाद के अंदर कर्ज़ रखा है वो इसी तरह, और ये कर्ज़ की मैं पीते हैं और ये जानते हैं कि ये फाका मस्ती जो है इनको ज़रूर रंग दिखाएगी। अच्छा, ये जो है प्राइस चंद महीने पहले दो तीन महीने पहले तो $71 पर थी, तो हमारे पास क्या कीमतें थीं। फिर उसके बाद छोड़ देते हैं इसको, आज से चले जाते हैं हम जरदारी दौर में और नवाज शरीफ के दौर में $134 तक गई थी आपकी पेट्रोल की कीमतें। तो कभी 100 का हिस्सा तो क्रॉस नहीं किया था। सर ये 7 साल बाद ऐसी हमने शरह देखी है। जी ये हुआ है, और अभी भी 100 तक नहीं पहुँचे हैं, अभी 100 से पीछे हैं, और इन्होंने मुल्क के लोगों की खाल उतार ली है। बात यह है कि ये क्या किया है इन्होंने, जब ये कहकर एक एडवाइज़र को निकाला कि इसकी वजह से पेट्रोल क्राइसिस हुआ और पेट्रोल में जो लूट मार हुई है, रातों रात जो है एक बहुत बड़ा डाका पड़ा है और 30 अरब रुपए जो हैं वो लोगों की जेब से निकाल दिए गए थे जब कीमतों का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आया था। तो बात यह है कि आप इल्ज़ाम लगाकर लोगों को निकालते हैं, फिर उनको सफ़ेद करके क्लीन करके वापस मार्केट में भेज देते हैं, जाओ धंधा करो। यही आटे और यही चीनी में हुआ, यही पेट्रोल में हुआ। बात रही है यूक्रेन की तरफ जाया जा रहा है, रूस और जर्मनी एक पेज पर जा रहे हैं, अमेरिका में सफ़े मातम बिछी हुई है। कोल्ड वार के बाद ये जिन चीज़ों पर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार हुई है, वो तो यही था ना कि सोवियत यूनियन को तमाम चीज़ों से बाहर रखा जाए। वो जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया है उसने। और आप नेपोलियन का दौर याद करें कि जब नेपोलियन के दौर में प्रोशिया एक हो गया था, जर्मनी और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी कुछ और रूस था, ये सब एक मुल्क बन गए थे। तो उसके बाद तो फिर नेपोलियन ही वापस आया था जिसने आकर सारी सूरत हाल से निजात दिलाई थी, वरना तो ये पूरा यूरोप बैठ चुका था और प्रोशियन सबको खाने जा रहा था। अब भी सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जर्मनी और रूस हाथ मिलाया हुआ है और कोरोन जो है यूक्रेन जो है वो इनके दरमियान में एक सैंडविच बना हुआ है और अमेरिका इस पर नज़र रखे हुआ, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि रूस से यूक्रेन के ज़रिए जो है ये एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जर्मनी की तरफ। ठीक है। अब इतने बड़े हंगामे की सूरत हाल में तो हमारे पास तो सवाए मुसीबत के और कुछ नहीं आनी है। कीमतों का यही सूरत हाल, इससे बढ़ती चली जाएगी, खतरनाक होती जाएगी। ठीक है, वो कितनी खतरनाक होगी, ज़रा शान साहब से बात करते हैं। शान साहब, अब हमारे पास सिर्फ ये तो नहीं ना कि जी पेट्रोल हम क्योंकि हम ज़ाहिर इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास कोई और सिचुएशन नहीं है, आर्मी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे रुपए की कदर भी तो गिर रही है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज का रेट है वो भी तो गिर रहा है ना। तो ये भी तो माहिरीन कह रहे हैं ना कि कमज़ोर एक्सचेंज रेट की भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है जब हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तेल। फिर टैक्सेस भी इतने सारे लग रहे होते हैं और वो टैक्सेस भी ज़रूरी होते हैं, तो फिर जाके हमारी कीमत कुछ जो है वो बनती है और आवाम को महंगी पड़ती है तेल की कीमत। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछली दफ़ा हमारे पास दो जो चीज़ें थी फैक्टर, वो हमारे लिए अगेंस्ट गए जो कंज्यूमर्स के लिए। एक तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई, अप्रैल मई तक आपकी इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, जब रुपया जो था डॉलर अगेंस्ट 152 था। लेकिन सडनली जून जुलाई में आपने देखा होगा रुपये में जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो जब आपकी करेंसी ऑब्वियसली डेप्रिशिएट करेगी, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती है, आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते। तो ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना और डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तान रुपीस जो था वो कंज्यूमर्स के लिए वो बैडली उनको हिट किया, जिसकी वजह से ये महंगाई का जो तूफान है ये काबू नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। डिस्काउंट अगर हम अपना डिस्काउंट रेट इस वक्त 15% भी कर दें जी, तो आपके पाकिस्तान में महंगाई अगले 12 से 18 महीने में नहीं खत्म होगी। एक तो ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और दूसरा जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम 12 से 18 महीने यानी कि तकरीबन 1.5 साल कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा, बल्कि हो सकता है वर्स्ट हो जाए कंडीशन। पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं चाहूंगी जती साहब आप भी जरा इस पर कमेंट कीजिए। सर अभी अगले चंद माह, चले हम 6 महीने की बात कर लेते हैं, अगले 6 माह में क्या सूरत हाल रहेगी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की बात करें तो? देखिए मैं आपसे पहले एक बात कहूँगा, ज़रदारी साहब ने जो फरमाया है, हम सुनते आए हैं कि आधा सच जो होता है झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल वही बात है। 2008 के अंदर कीमतें 134 से $147 रुपये टच की हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कीमतें कम रही हैं तो उसकी वजह ये थी
कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा जा रहा था कि आप महंगा खरीद के सस्ता बेचें, और 291 अरब रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 4 साल में 2004 से लेके 2008-9 तक वो किए, और वो आज तक वो वापस नहीं मिले। उस वक्त नाम की कोई चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। जैसे अभी मोहतरम फरमा रहे थे कि डॉलर की डेप्रिसिएशन है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट आपके कंट्रोल से बाहर है, मुल्क में आपकी जरूरियात बढ़ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके यहाँ हर महीने 2 लाख मोटरसाइकिलें नई आ रही हैं। वो जाहिर है पेट्रोल पे चलती हैं, पानी पे तो नहीं चलती ना। जब वो कंजम्पशन की एक है तो दरामद हो रही है। आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर आपने आज तय किया होता तो आपके मुल्क में 40 करोड़ मोटरसाइकिलें और रक्षा ना चल रहे होते। ये सारे फंडामेंटल्स हैं, जब तक हम उनको एड्रेस, ये बड़ा अनफेयर होगा कि हम किसी एक हुकूमत को उठा दें और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें कि महंगाई का तूफान आ गया। कुछ चीजें कभी कभी हुकूमतों के कंट्रोल से भी बाहर होती सही। अब जैसे कि वो फरमा रहे थे कि यूक्रेन का जो स्कैंडल है उसका पाकिस्तान की कीमतों पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली जब कीमतें बढ़ रही हैं तो आप उसी कीमत पे करोगे ना जिस पे आपको तेल मिलेगा। दुनिया में कोई भी जो कोई फ्री लंच नहीं होता ना। ठीक है, तो ये तो एक रियलिटी है। गवर्नमेंट जो कर सकती थी उसने अपनी, चलें, गवर्नमेंट जो कर सकती थी उसने किया, ये रियलिटी है, इसको हमें फेस करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नासिर अब्बास ज़ैदी साहब, शान सईद साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और साहब ये कह रहे हैं कि आवाम को मशवरा दे रहे हैं पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपकी गाड़ी पानी पर चलती है तो पानी पर चला लें, वरना पैदल चलिए। ब्रेक लेंगे। के लिए एक तरफ तो फैसल वार्डन नाअहल हो गए हैं, अब सेनेटर की जो उनकी सीट है उस पर इलेक्शन होना है मार्च में। 3 मार्च तक कहा है जो हतमी फहरिस्त जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वो मुरतब कर ली जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन मुतहरिक हो चुकी है। आप देख रहे हैं नाज़रीन के पिछले हफ्ते कितनी मुलाकातें हुई, चाहे वो मुलाकातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हों या फिर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों से मुलाकात हो, और बड़े इत्तेहादी पंजाब में जो कि काफ लीग है उनसे बड़ी मुलाकात हुई। उनको अदम एतमाद का ऑप्शन दिया गया और उस ऑप्शन पर गौर करने के लिए आज काफ लीग सर जोड़ेगी। कहाँ इजलास हो रहा है शाम में, और उस इजलास में ये तय किया जाएगा कि अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देना है या नहीं देना है। वैसे तो मुन्ने सिलाई कह चुके हैं वज़ीर आज़म से कि आप अपने दोस्तों को कह दें पीटीआई के कि घबराना नहीं है, तो वाकई हुकूमत ना घबराए, हुकूमत मुतमईन रहे। अदम एतमाद की बस सिर्फ बातें की जा रही हैं, ये लॉन्ग मार्च, ये एहतजाज, ये अदम एतमाद, ये हुकूमत मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, आपका तज़किया क्या कहता है इस पर? बहरहाल एक मुसीबत की सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल है कि न जाए रफ्तन न पाए मानन, ना तो इनके लिए कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पहुँचे हैं और ना अपोजिशन के लिए ऐसी जगह है कि वो कहाँ कदम उठाएं। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हुकूमत जो मुआहदे कर चुके हैं IMF के साथ, इससे पहले मोइन कुरैशी ने यह मुआहदे किए थे इस तरह के, आंखें बंद करके जो कहा गया उस डिक्टेशन पर अमल किया गया, इसलिए कि वो तो 3 महीने के लिए थे। ये 5 साल के लिए आए हैं और अगले 5 साल के लिए आस लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कार्रवाइयाँ यूँ शुरू कर दी हैं कि इदारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए। सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने पोस्टें डालना शुरू कर दिए हैं कि मुझे भी धमकी आई है। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है ऐसा होता है। हमारे ऊपर जो है केस चला था इसी तरह से खसूसी अदालत में, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में, और आवाज़ लगती थी मेरे नाम से, नज़ीर लगारी व दीगर हाजिर हूँ, तो दीगर में सारे मालकान थे, जंग जियो के मालकान थे, नवाब वक्त वालों के मालकान थे, खबरों वालों के मालकान थे, डॉन वालों के, ये सारे के सारे दीगर होते थे और आगे मेरा नाम लेकर फिर पुकारा जाता था। और ये इस बात को भी अब 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अब मेरा ख्याल है कि इस तरह की आवाज़ें शायद सहाफ़ियों के लिए फिर लगें, लेकिन इससे होगा नहीं। अभी केस का फैसला नहीं हुआ था कि हुकूमत खुद ही चली गई थी और हुकूमत का तख्ता हो गया था। इनको नज़र नहीं आ रहा ये हुकूमत रहेगी, अपना टेनर पूरा करेगी। इसकी जो हरकतें हैं, इसका जो तरीक़ेकार है, इसका जो कंडक्ट है, इसका जो कंडक्ट टुवर्ड पीपल, मासेस के बारे में, अवाम के बारे में, अवाम की आवाज़ उठाने वालों के बारे में, मीडिया के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में और ख़ुद अपने पार्लियामेंट के लोगों के बारे में, वो तो इंतहाई ख़तरनाक है। वो नहीं लगता है कि अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकेंगे।
एक चीज़ होती है मकाफात माल, वो भी बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन लगाई साहब, इन तमाम तर सिचुएशन में ऑपोजिशन तो कुछ नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि इतने साल जो ऑपोजिशन ने बार बार लॉन्ग मार्च मुलतवी किया, फिर इस्तीफों का मामला मौखर किया, फिर आगे की जो कार्रवाई थी, क्या एहतजाज करना है, वो मौखर किया, तो आपको लगता है कि अब कुछ हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि कुछ होने जाएगा। अच्छा। या मैं ये कहूँ कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा। जिन्होंने बगावत की थी, फिर उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है, और उनकी तादाद जो है पंजाब असम्बली में भी काफ़ी है और मरकज़ में भी काफ़ी है। तो अगर उनकी शराइत भी पूरी हो गई थी ना? नहीं, वो कोई शराइत वरायत की बात नहीं है। जो नाराज़ हैं वो नाराज़ हैं, वो बिल्कुल तुले बैठे हैं, वो तुले बैठे हैं। अपोजिशन तो अपने बोझ के नीचे दब जाती है, लेकिन जो नाराज़ हैं वो अपोजिशन को आकर आसरा देंगे, सहारा देंगे, और ये अपोजिशन आगे निकलेगी। लेकिन पुरानी दोस्तियाँ तो निभाई जाएंगी ना? वो भी निभाई जा रही हैं, वो चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अब वैसे भी अवाम, इदारे, पार्लियामेंट, जो भी इनके लिए आसरा बनेगा वो अवाम के सामने एक विलन के तौर पर सामने आएगा, जो भी इनके लिए आसरा बनेगा। ठीक है, चलें देखते हैं आगे आने वाला वक्त कैसा होता है। मत अभी बस 1 साल या 1.5 साल रह गया है, ये अपना टाइम पूरा कर लेंगे, या फिर ये ऐसा जो लगाई साहब कह रहे हैं कुछ होने वाला है कि 1.5 साल के बाद महंगाई की शरह वहां जाकर पहुंचेगी जहां पर लोगों की चीखें निकल जाएंगी। अभी आपने चीखें अभी निकल रही हैं, अभी लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो 1.5 साल बाद लोग तो अभी परेशान है, उस जाहिर है फिर क्या होगा, ये तो नजर आ ही रहा है कि अगले 1.5 साल में क्या होगा। चलें पॉइंट टेकन। लेकिन एक और बहुत अजीब सूरत हाल है, और अजीब से ज़्यादा ये तकलीफ दह सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में नाजरीन जो रेप केसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो कि ना सिर्फ पंजाब में, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, हर तरफ बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे भी पिछले दिनों जो कराची में सूरत हाल हुई, जो कराची का इलाका है सरजानी, जहाँ पर डकैती के दौरान एक छोटी मासूम बच्ची, 17 साल की बच्ची होती है वो, उसके साथ ज़्यादती की गई, और डकैतों ने ना सिर्फ वहाँ पर लूटा मारी की बल्कि उस बच्ची के साथ भी ज़्यादती की, जो कि साबित हो गई मेडिकल रिपोर्ट में। उसके अलावा पंजाब में हम मुसलसल देख रहे हैं वहाँ पर भी बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। अभी 2 भाइयों की नदी से लाशें मिली, जिसमें एक भाई की उम्र 9 साल और एक की उम्र 5 साल थी, और जो 5 साल का भाई था उसके साथ भी ज़्यादती साबित हो गई, और उन दोनों भाइयों के साथ जो है ज़्यादती करके इन्हें कत्ल कर दिया गया। तो ये वाक़यात बढ़ने की क्या वजह है? क्या हमारे पास जो क़वानीन हैं उन पर अमल नहीं हो रहा? क्या हुकूमत की इसमें नाअहली है, या क्या वजह है? जो केसेस चल रहे हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाते, जल्दी स्पीडी ट्रायल नहीं होता कि लोग जो हैं उनमें कोई खौफ ही नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया सारिम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया साहिबा, अच्छा वक़ास अब्रेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को हम वेलकम कहेंगे। सबसे पहले आलिया साहिबा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, चाहे कराची में ज़्यादती का वाक़या हो जिसकी मैंने जिसका जिक्र किया, या फिर पंजाब में होने वाले ज़्यादती के वाक़यात, क्या लगता है आपको रेप केसेस बढ़ना डकैती के दौरान हो या वैसे ही हो, क्या वजह क्या है इसकी? हमने अपने माशरे को सिर्फ इस तरह देखना शुरू कर दिया है कि ये मर्द है और ये औरत है, और जब हम सारे रिश्तों से बालातर होकर, सारे रिश्तों को छोड़कर हम खाली इस हवाले से माशरे को देखेंगे तो इस किस्म की चीजें ज़्यादती की, जना की और ये बदकारी की जरूर नजर आएंगी। पहले हमने अपने रिश्तों को पकड़ा हुआ था, तो हमें अगर किसी औरत पर निगाह पड़ती थी तो फौरन हमारे जहन में आता था कि हमारे घर में भी कोई माँ है। आपने मतलब हमने इस कल्चर को बिल्कुल तबाह चले मैं आप कंटिन्यू करती हूँ। आप कह बिल्कुल सही रही हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कर रहे थे पूरे मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस पर, इसमें चाहे वो बच्चे हों, ख़वातीन हों, उसके बाद जो कत्ल कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? वक़ास अब्रेज़ साहब से बात करते हैं। वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इसके पीछे असल वजह क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में रेप केसेस? बुनियादी और कलीदी वजूहात में से जो मेरे नज़दीक वजह है वो ये कि हमारे मुल्क के अंदर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट ना होने के बराबर है। चूँकि 21 मार्च 2021 में जो मोटरवे केस का पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो केस था रेप का,
उसका फैसला आया और उनको कॉन्विक्ट किया गया, सजाए मौत दी गई और हाई कोर्ट्स में अभी तक उनकी अपील्स के हेयरिंग ही नहीं की गई और लोगों को मंतकी ना पहुंचाया गया, ना फांसी के फंदे तक। लिहाजा जब तक हम अपनी सोसाइटी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गंदी दबीज और रेपिस्ट को ये पैगाम फिर ज़ैनब एक्ट बिल भी तो आया था ना वक़ास साहब, उसका क्या हुआ? किसी को मालूम ही नहीं है ज़ैनब एक्ट बिल किस तरह से क्या नाफिजुल अमल हुआ भी है या नहीं हुआ। सुमैया, आपने तो ज़ैनब बिल 2020 की बात की या इसके आगे जो 2021 के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी आ गया। मैं इससे 160 साल पीछे की बात करता हूँ। 160 साल पहले जो 1860 के अंदर तज़ीरत पाकिस्तान आया, प्री पार्टीशन लॉ, जो पाकिस्तान में आज भी क्रिमिनल लॉ की सूरत में मौजूद है, उसके सेक्शन 376 के अंदर में भी रेप के मुलजिम की जो सजा है वो सजाए मौत मौजूद है। लेकिन 150 सालों से जो कानून बनाया गया पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सोसाइटी में यकीनी नहीं बनाया जाएगा, हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो ऑफेंसेस। और अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछूंगी, आप पॉइंट लेके मैं दोबारा आऊंगी आपकी जानिब, ये भी पूछूंगी कि हमारी जो ये प्रोसिक्यूशन होती है, जिस तरीके से वो की जाती है, एक विक्टिम जो कि वैसे ही ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, उसके बाद फिर उससे जिस तरह के सवालात किए जाते हैं वो तो वैसे ही उस ट्रॉमा में चला जाता है, क्या इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आलिया साहिबा की बात नामुकम्मल रह गई थी। मैं चाहूँगी कि आलिया साहिबा अपनी बात आप मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये कह रही थी सुमैया कि जो औरत 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 जो इस किस्म के नारे, औरत मजबूर, औरत मजबूर, औरत खुद भी ना सेल्फ पिटी का शिकार हो गई है। और जो कहते हैं कि जी औरत को सपोर्ट की जरूरत है, ये कह के हम उसको डिपेंडेंट नहीं होने दे रहे। अरे भाई, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मर्द भी औरत पर डिपेंडेंट है, औरत भी मर्द पर, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये अजीब व गरीब एक कॉन्सेप्ट और एक इंतशार जो हमारे यहाँ पैदा कर दिया गया, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। हमारे पास मर्दों को, माशरे को बर्बाद कर दिया रिश्वत से, सूदखोरी। उसके बाद अगर घरों को देखूं तो घरों को वैल्यूज खत्म करके बेतुके नारे लगा लगा के 8 मार्च आने वाला है, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि औरतों को भी जगह जगह बांट दिया गया। माशरे के जो असल इश्यूज है ना, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। ये औरत और मर्द की कौन सी जंग छेड़ दी है? और आप बात कर रही थी अभी ज़ैनब के बिल के हवाले से, नूर मुकद्दम का केस किस तरह से तूल पकड़ रहा, आप देख रहे हैं ना, वो लोग हैं जो बहुत ताकतवर लोग हैं, जो इंतहाई पढ़े लिखे और बहुत असर रसूख वाले लोग हैं। आप उसमें भी देखें तूल क्यों दिए जा रहे हैं। कंदील बलोच के केस का क्या रिजल्ट निकला? उम्र कैद हुई तो पैमाने। तो यहाँ तो कई सालों चलने वाले सजाए मौत के जो होते हैं मुजरिम, उनको भी बरी कर दिया जाता है अदम शवाहिद पर। ये समझ नहीं आता कि ये मामलात किस तरह चलते हैं। आप सही कह रही हैं लगाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मामलों? देखिए, कानून तो मौजूद हैं। हाँ। जैसे बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, कानून तो मौजूद हैं और कानून में सजाएं भी मुतय्यन हैं, वो लिखी हुई हैं। असल मसला ये है कि जब शुरू होता है केस का इंदराज, वो ईमानदारी से नहीं होता है। या अब एक आदमी जो मैट्रिक पास है, जो मुहर्रिर है, जिसने वो लिखा है, वो कवानीन को कितना जानता है, फिर उसके बाद आगे जब इस केस को कन्फ्रंट करेंगे, वो बैरिस्टर होंगे, वो बाहर दुनिया के पढ़े लिखे होंगे या यहाँ के आला तालीमी याफ्ता होंगे, वो केस उड़ा देंगे। एक तो ये कि जब इंदराज होता है, वो पहले झूठ की बुनियाद पर उसमें 4-5 चीज़ें झूठ शामिल कर दी जिनको कभी साबित नहीं किया जा सकता। फिर जो शवाहिद हैं उनको पहले मिटा दिया जाता है। सही बात है। वो उसमें वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ये काम करता है कि शवाहिद मिटा देता है और शवाहिद को शामिल नहीं करता है, उस पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, चालान का हिस्सा नहीं बनाता है। फिर आगे चालान पेश करने का मरहला होता है, फिर आगे जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन शुरू होता है और उसके बाद ट्रायल का मरहला आता है। इन तमाम मराहल के अंदर सिर्फ एक चीज़ सबसे भारी होती है, झूठ और रिश्वत। ये दोनों चीजें चल रही थी, आखिर तक चलती हैं और फिर जब फैसला आता है तो वो आपके सामने होता है कि क्या हुआ मुख्तारा मई के साथ। सही बात है, क्या हुआ। और ये दिन दहाड़े का वाक़या था, रात को नहीं हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था। यहाँ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, सारे लोग मौजूद थे और सैकड़ों लोगों ने कहा था कि बेबस लड़की को उठाकर इसके साथ बेहरमती की जाए। ये सब कुछ हुआ और उसके बावजूद सारे मुल्ज़िमान बाहर आए। सही कह रहे हैं आप। और सबसे बढ़के तो हमारे सामने हमारे दोस्त मुरीद अब्बास का केस है, सारे शवाहिद हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से केस डिले किया जाता है ये चीज़ें भी हमारे सामने है। लेकिन अभी अब रेप केसेस की बात करें तो मैं चाहूँगी वक़ास ज़रा आप इस पर कमेंट कीजिए कि क्या स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता? हमारे पास क्या मामलात होते हैं, क्या रुकावटें होती हैं कि एक रेप विक्टिम अगर तो वो है जिंदा, उसको कत्ल नहीं कर दिया गया, तो वो जिस अजियत से गुजारा उसको जाता है तो वो तो ये कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, ना करें, आप जस्टिस ना दें मुझे।
सुमैया, हमारी कानूनी जुबान में एक मकूला बड़ा बोला जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिलेड डिफीट एक्विटी, मीनिंग देयर बाय के इंसाफ में तहीर करना नाइंसाफी के मुतरादिफ है या इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि रेप केसेस के अंदर जिस ट्रॉमा से एक खातून गुजरती है, एक बच्ची गुजरती है, उसके बाद थाने के अंदर, कचहरी के अंदर, कोर्ट्स के अंदर जो उसके साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक रवा रखा जाता है, उसके बाद वो ये कहती है कि जो मेरी बच्ची कुछ इज्जत है इसको लेकर मैं घर चले जाऊं। ना मुझे इस कोर्ट से कोई उम्मीद है, ना इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से कोई उम्मीद है। और फिर जो उस्मान मिर्जा में जिस तरह जो विक्टिम्स हैं खुद ही मुनारिफ हो जाते हैं, होता यही में प्रेशर इतना होता है उनके ऊपर, तबका जो कि हमें नजर आता है हर जगह, वो यहाँ भी नजर आता है। और फिर आखिर में यही होता है कि जो विक्टिम होता है वो पीछे हट जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे जस्टिस नहीं चाहिए। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब, वक़ास अब्रेज़ साहब हमारे साथ हैं, आलिया सायम साहब, नज़ीर लगारी साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।